हेलो दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे एसएससी जीडी का प्रीवियस एग्ज़ाम जो कि 2021 में हुआ था। और पिछले 3 पार्ट्स में हम कुल 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो एचपी पटवारी के एग्ज़ाम हों, चाहे वो जेवीटी कमीशन हो। हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इसमें बोला है ए कैन कंप्लीट ए सर्टन टास्क इन 18 डेज, बी इन 27 डेज, सी इन 36 डेज। ए बी एंड सी बिगेन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 4 days बिफोर एंड बी लेफ्ट 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। फॉर हाउ मेनी डेज डिड बी वर्क। अब देखो, बोला है ए जो है एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो ठीक है, हमने लिख लिया ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। बी जो है उसी काम को बोलता है 27 दिन में कर सकता है, तो ठीक है, लिख लिया। और सी जो है 36 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कुल काम था कितना। तो वो कैसे निकालते हैं हम, इन तीनों का एलसीएम लेके। तो जब 18, 27 और 36 का आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 108। तो कुल काम कितना हो गया, 108। आगे हमें निकालनी होती है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, कुल काम डिवाइड बाई ए जितने डेज ले रहा है काम को ख़त्म करने में। तो अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो वो कितनी आएगी, 108 डिवाइड बाई 18, तो कितना आएगा, 6। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 6। इसका मतलब है ए जो है एक दिन में 6 काम कर सकता है। इसी तरह से हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, कितनी आएगी, 108 डिवाइड बाय 27, तो ये आएगा आपका 4। और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 108 डिवाइड बाई 36, तो 3 आ जाएगी सी की एफिशिएंसी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि ए बी एंड सी बिगेन टू वर्क टुगेदर, तीनों ने एक साथ मिलकर काम को करना शुरू किया। बट ए लेफ्ट 4 days बिफोर एंड बी लेफ्ट 6 days बिफोर। ए जो है काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया, और बी जो है वो 6 दिन पहले, काम खत्म होने के 6 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। अब देखो, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो काम छोड़ के नहीं गए। ठीक है ना, तो अगर पहले तो ए की बात करें तो ए अगर काम छोड़ के नहीं गया तो उसने 4 दिन पहले जाना था, वो 4 दिन पहले नहीं गया, तो इसका मतलब उसने 4 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है जी, 6 काम कर सकता है। तो अगर वो 4 दिन पहले नहीं गया तो उसने 4 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 24 काम किया होगा। ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, 24 काम, क्योंकि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन में उसने 24 काम किया होगा। इसी तरह से बी भी काम को छोड़ के मान लो नहीं जा रहा है। अब क्योंकि बी ने 6 दिन पहले जाना था तो वो नहीं गया, तो इसका मतलब बी ने 6 दिन तक क्या किया होगा, काम किया होगा। तो बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 6 दिन में 6 × 4 24, तो बी भी क्या करेगा, 6 दिन में 24 काम कर लेगा। ठीक है ना, तो बी ने भी 6 दिन में 24 काम किया। अब कुल काम कितना हो गया, टोटल वर्क, अगर ए और बी काम छोड़ के नहीं जा रहे हैं तो कुल काम कितना हो गया, देखो 108 तो पहले था, तो ये छोड़ के नहीं गए, तो ए ने 24 काम किया और बी ने 24 काम किया, तो कुल काम कितना हो गया, 156 हो गया। क्लियर है यहां तक। अब 156 काम अगर तीनों ने मिल के ख़त्म करना हो तो कितने दिन लेंगे, नंबर ऑफ डेज, अगर 156 काम जो है ना तीनों ने मिल के ख़त्म करना हो तो कितने दिन लेंगे वो। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे आप, टोटल वर्क 156 है डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 4 है, सी की 3 है, तो तीनों की एफिशिएंसी अगर आप प्लस करोगे 6 + 4 10, 10 + 3 13,
तो तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 13। तो 156 डिवाइड बाई 13 जब आप करोगे और इसको काटोगे तो ये आएगा 12 दिन। ठीक है ना। 156 काम अगर तीनों को मिल के करना हो, ए बी और सी को, तो वो 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। अब काम जो है वो 12 दिनों में ख़त्म हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी ने कितने दिन तो काम किया होगा। अब बी जो है वो 6 दिन पहले, काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। अब देखो काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है जी, 12 दिनों में काम खत्म हो रहा है, और बी 6 दिन पहले ही चला गया। तो इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया होगा, 12 माइनस 6, 6 दिन ही काम किया होगा बी ने। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का 6 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है यहाँ से सही हो जाएगा। काम किया, अगर ये पूछा होता आपको कि फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क, अगर क्वेश्चन में ए का पूछा होता ना आपको कि ए ने कितने दिन काम किया, तो देखो टोटल काम तो 12 दिनों में खत्म हो ही रहा है, और ए जो है कितने दिन पहले काम छोड़ के चला गया, 4 दिन पहले। काम खत्म होने से 4 दिन पहले जो है ए जा रहा है काम छोड़ के। तो ए ने कितने दिन तक काम किया होगा, 12 माइनस 4, 8 दिन तक ए ने काम किया होगा। पर क्योंकि आपको यहाँ पे बी का पूछा है तो बी का 6 डेज आएगा, बी ने 6 दिन तक काम किया होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम देयर एचसीएफ। अब देखो दो नंबर्स हैं आपके पास, तो एक नंबर मैंने x मान लिया, दूसरा नंबर मैंने y मान लिया। ये दो नंबर हैं आपके पास। अब बोला इनका जो एलसीएम है ना, इन दोनों का एलसीएम x और y का जो एलसीएम है वो इक्वल है 12 टाइम्स दियर एचसीएफ। 12 टाइम्स मतलब 12 इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इज इक्वल टू 12 टाइम एचसीएफ। तो ये बन जाएगी इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 15, तो इन दोनों में से एक नंबर आपको 15 दे के रखा है, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे आप 15 मान लो, एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 65। अब देखो एक आपको कंडीशन और दे रखी है, क्या दे रखी है, आल्सो लिख लेता हूँ मैं, और क्या दिया हुआ है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम है वो कितना दिया आपको, 65। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, देन फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। दूसरा नंबर हमने क्या माना था, बाई माना था, तो ये बाई की वैल्यू ही आपको निकालनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, बाई आपको निकालना है, और ये दो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे के रखी हैं। अब देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 12 एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू एचसीएफ। तो देखो यहाँ पे मैं एलसीएम की जगह ऐसे लिख दूँ 12 एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू आपको दे रखी है ना, एलसीएम इज इक्वल टू 12 इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम की जगह मैंने क्या लिख दिया, 12 इंटू एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 65। क्लियर है यहाँ तक। 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब 1 एचसीएफ, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। तो ये आ गया आपका 13 एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 65 आ गया। यहाँ से आप एचसीएफ निकाल सकते हो, कितना आएगा, 13 जो है वो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाएगा, ये 65 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 65 डिवाइड बाई 13 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या निकालना आपको, एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 65 दे रखा है ना। अगर यहाँ से आपका एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम भी निकल आएगा। देखो एचसीएफ कितना निकला आपका, 5 निकला। तो एचसीएफ की जगह आप जब 5 लिख दोगे और 5 को जब आप राइट साइड में ले जाओगे तो 65 माइनस 5 हो जाएगा। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम आ गया आपका 60। अब आपको
एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है किसके, उन नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल। और नंबर क्या माने थे हमने, एक्स और वाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एलसीएम देखो निकाल लिया हमने कितना, 60। एचसीएफ निकाल लिया कितना, 5। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 15। वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 15 को जब आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 60 इंटू 5 डिवाइड बाय 15 आ जाएगा। और दूसरी तरफ क्या बचेगा, 22 आ जाएगा। अब 5 से ये 15 कटा 3 आ गया, और 3 से 60 कटा 20 आ गया। तो 22 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो 20 क्या होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला इफ 45% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, नंबर आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। अब देखो, जो आपको स्टेटमेंट दी है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम, 45%, 45% का मतलब 45/100, 45% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर, नंबर हमें पता नहीं है इसलिए एक्स मान लिया हमने पहला नंबर, इज इक्वल टू 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 ऑफ अनदर नंबर, दूसरा नंबर हमने बाई मान लिया। आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर बाई है, तो एक्स अपॉन बाई ये निकालना है आपको। अब देखो इसको काट सकते हो आप, 5 से ये कटेगा 9 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 20 आ गया। आपको निकालना क्या है, एक्स और बाई की रेशियो, मतलब एक्स अपॉन बाई आपको निकालना है। तो बाई को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो ये एक्स के साथ डिवाइड हो गया, और राइट साइड में क्या बचा, 2/3 बचा। अब ये 9/20 जो कि लेफ्ट साइड में था, इसको हम जब राइट साइड में ले गए तो ये 20/9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कटता तो है नहीं कुछ भी, तो 20 को 2 से गुना किया 40 आ गया, और 3 को 9 से किया 27 आ गया। तो एक्स और बाई की जो रेशो बनी वो कितनी बनी, एक्स और बाई की रेशो कितनी आ गई, 40/27। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, 40/27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला है, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ क्लास इज 18 ईयर। अब देखो 45 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उनकी एवरेज एज जो है वो कितनी है, 18 ईयर। अब यहाँ से अगर हमें टोटल एज, तो मैं टी ए लिख दिया, टोटल एज, टोटल एज निकालनी हो हमें कितने स्टूडेंट्स की, 45 स्टूडेंट्स की टोटल एज, तो वो कितनी आएगी, 45 इंटू उनकी जो एवरेज एज है, एवरेज एज कितनी है, 18। तो टोटल एज 45 स्टूडेंट्स की कितनी आ जाएगी, 45 इंटू 18, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 810। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 15। अब देखो एवरेज एज जो है 35 स्टूडेंट्स की वो कितनी है, 15 है। एवरेज एज की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ से हमें टोटल एज निकालनी हो कितने स्टूडेंट्स की, 35 स्टूडेंट्स की, तो वो कितना आएगा, 35 इंटू जो उनकी एवरेज एज है, एवरेज एज कितनी है, 15। तो टोटल एज जो 35 स्टूडेंट्स की आएगी वो आ जाएगी 35 इंटू 15, और ये कितना आएगा, 525। अब देखो टोटल एज जो 45 स्टूडेंट्स की है वो कितनी है, 810, और 45 में से टोटल एज जो 35 स्टूडेंट्स की निकली वो कितनी निकली, 525। अब बचे कितने स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। तो देखो टोटल एज जो 10 स्टूडेंट्स की आएगी वो कितनी आ जाएगी,
810 माइनस 525 तो ये आएगा 285। तो ये 285 क्या आएगा, बचे हुए 10 स्टूडेंट की टोटल एज। आपको निकालने को क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 10 स्टूडेंट। बचे हुए जो 10 स्टूडेंट हैं उनकी आपको एवरेज एज निकालने को बोला है। तो एवरेज कैसे निकालते हो आप, 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज निकालनी है तो टोटल स्टूडेंट तो 10 आएंगे यहाँ पे, और 10 स्टूडेंट की जो टोटल एज है वो कितनी निकाली हमने, 285। तो ये डेसिमल में कितना आएगा, 28.5। ठीक है ना। तो बचे हुए जो 10 स्टूडेंट हैं उनकी जो एवरेज एज आएगी वो कितनी आएगी, 28.5। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹1530, what will be the simple interest on the same sum for the same period and at the same rate। अब देखो कुछ पैसे हैं और उन पैसों पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना बन रहा है, 1530। तो आपको बताना है कि उन्हीं पैसों पर अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और सेम टाइम पीरियड के लिए, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। पहले तो हमें ये निकालना है कि वो पैसे कितने थे। ठीक है ना, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज 1530 बन रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए। तो पैसे निकालने हैं हमें, पहले प्रिंसिपल निकालना है सबसे पहले हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 4%। अब 4% का मतलब क्या होता है, 4/100। ठीक है, इसको जब काटोगे आप तो कितना आएगा, ये 1/25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में जो 25 है ना, ये किसकी रेश होती है जी, ये प्रिंसिपल की रेश होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की रेशो कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, 25 आ गई। और ये न्यूमरेटर में जो 1 है ये क्या होता है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर देखो प्रिंसिपल आपका 25 है, एक आपका इंटरेस्ट है, तो बताओ अमाउंट कितना बन जाएगा, 25 + 1 26 आपका अमाउंट बन जाएगा, जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, 2 साल। 2 साल की बात कर रहा है वो, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 26 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लो वहाँ पे 3 साल की बात की होती हमने, मान लो क्वेश्चन में 3 साल के लिए बोला होता उसने, तो 25 की पावर 3 हो जाना था और 26 की पावर भी 3 हो जाना था। ठीक है, और 1 साल की अगर बात की होती तो ये 25 रहना था प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो 26 ही रहनी थी। ठीक है ना। अब देखो 25 को जब आप 2 बार गुना करोगे तो ये आएगा आपका 625। तो जो प्रिंसिपल की रेशो बनी है आपकी वो 625 बन गई और अमाउंट की रेशो कितनी बन जाएगी, 676। 26 को आप 2 बार गुना करोगे तो ये 676 आ जाएगा। अब देखो अमाउंट की रेशो 676 बन गई, प्रिंसिपल की रेशो 625। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा रेशो में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 51। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो कितनी आ गई, 51 आ गई। और एक्चुअल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे के रखा है, 1530। ठीक है ना। इसका मतलब ये 51 रेशो जो है वो किसके इक्वल हुई, 1530 रुपये के इक्वल। और यहाँ से हमें अगर एक रेशो की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी, 1530 डिवाइड बाय 51 और ये आ जाएगा आपका कितना, 30 आ जाएगा। ये एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रुपीज़, 30 रुपये। आपको कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की रेशो कितनी है, 625। तो आपको 625 रेशो की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब देखो एक रेशो की वैल्यू अगर 30 रुपये है तो 625 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 × 625।
रुपए। तो ये 30 इंटू 625 क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका प्रिंसिपल, आ गया आपका प्रिंसिपल। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको। प्रिंसिपल आपके पास आ गया 30 गुना 625, ये प्रिंसिपल आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम बोला था उसने, मतलब 4%, और टाइम भी सेम बोला है, मतलब 2 साल, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको जब आप काटोगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से ये 10 कटा, यहाँ 5 आ गया, और 5 से 625 कटेगा तो ये 125 आ जाएगा। ठीक है। और 125 को जब आप 4 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 500, और 500 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 1500 रुपये। यही आपको निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।